हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KKSG2016 पर, जहाँ पर हम आपको 9th क्लास की फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे। 2 पार्ट हमने कवर कर लिए थे। जो अब आज पार्ट पढ़ेंगे वो तीसरा पार्ट है। तो आज जो तीसरा पार्ट है उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो केपलर्स के लॉज हैं जो प्लानिटरी मोशन के लिए दिए थे उसने, दूसरा फ्री फॉल है, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। कोई भी ऑब्जेक्ट जब केवल और केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में होती है तो वो कैसे एक्सेलरेट करती है। ठीक है, इन तीनों के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला है केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। ठीक है, केपलर्स ने टोटल 3 लॉ दिए, तीनों का अलग अलग यूज़ है। ठीक है, जिसमें केपलर फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट कि कैसे कोई भी प्लानिट सन के चारों तरफ एक पाथ में चक्कर लगाता है, जिस पाथ को फॉलो करता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। और उसी पाथ का जो साइज होता है वो एक परफेक्ट सर्कल ना होकर एक इलिप्स होता है। एक इलिप्स हो, जैसे इलिप्स बोलते हैं, जैसे वो एग होता है, जैसे ऐसा एक पाथ होता है, इसको इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ एरिया कि कैसे कोई भी प्लैनेट जब सन के पास होता है तब, और जब सन के दूर होता है तब वो कितना एरिया कवर करता है। जितना भी एरिया कवर करता है वो दोनों एरिया बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरा है केपलर थर्ड लॉ और लॉ ऑफ पीरियड की कैसे कोई भी जो प्लैनेट है वो कितना टाइम लेता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, पहला है केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। केपलर्स ने कहा कि जो प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है, अर्थ हो, वीनस हो, मरकरी हो, कोई भी प्लैनेट हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, कोई भी प्लैनेट हो, वो अर्थ के चारों सन के चारों तरफ एक पाथ चक्कर लगाता है, तो एक पाथ फॉलो करता है। उस पाथ को क्या बोलते हैं, उसका प्लैनेट का ऑर्बिट। और उस ऑर्बिट की जो शेप होती है वो इलिप्स की तरह होती है, जैसे एक एग की तरह होती है, जैसे एक अंडा होता है उसकी तरह। ठीक है, इस इलिप्स में 2 पॉइंट होते हैं, एक ये फोकस 1 और एक फोकस 2। इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर सन होगा और जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। 2 एक्सिस होते हैं इस एलिप्स में, एक ये माइनर एक्सिस मतलब छोटा एक्सिस, और ये मेजर एक्सिस को हम बड़ा एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इस मेजर एक्सिस पे 2 पॉइंट होंगे जिसे फोकस 1 और फोकस 2 बोला जाएगा। जो सन के जो पॉइंट पास में होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस होगी मतलब कम होगी, तो ये वाला पॉइंट को बोलेंगे पेरिहीलियन। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेरिहीलियन। दूसरा जो पॉइंट सन से दूर होगा उसको क्या बोलेंगे, एपिहीलियन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में से फोकस 1 या फोकस 2 पे किसी एक पे सन होगा। ठीक है, जैसे सन इज वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। दिस मीन्स दैट द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्स। जो ऑर्बिट बनेगा सन के चारों तरफ वो किसकी शेप कैसी होगी, इसकी एक इलिप्स की तरह की। एन एलिप्टिकल पाथ हैज 2 फोकाई एंड सन इज वेयर द वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल पाथ। और सन किसी एक फोकाई पर होगा उस एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, तो ये था केपलर्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, आगे हम केपलर्स का जो सेकंड लॉ है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केपलर सेकंड लॉ और क्या है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। Each planet revolve around the sun in such a way that the line joining the planet of the sun sweeps over equal area of the equal interval of time। कि अगर मान के चलो कोई भी प्लैनेट पहले इस पॉइंट पर था, कौन पे, इस पॉइंट पर। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, अगर हम यहाँ से 2 लाइन ड्रॉ करें, सन के पास तक 2 लाइन ड्रॉ करें, और जो ये एरिया इनक्लोज होगा, ये वाला जो एरिया बनेगा, ये वाला एरिया बराबर होगा अगर कोई ऑर्बिट प्लैनेट अर्थ सन के पास है और इस वाले एरिया के, मतलब जो एरिया 1 होगा वो बराबर होगा एरिया 2 के। जितना भी एरिया ये कवर हो रहा है उतना ही एरिया ये होगा। ठीक है, दूसरे उसमें लॉ में ये बात कही गई है। ठीक है, एक और बात है, इट मीन्स दैट ए प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। कि कोई भी प्लैनेट जब सन के पास में होता है
तो वो तेज़ी से ट्रेवल करता है, तेज़ी से मूव करता है, और द मूव स्लोली व्हेन द फार्दर फ्रॉम द सन, और जैसे जैसे वो सन से दूर जाता है ऐसे ऐसे वो किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लेता है। ठीक है, आपने इसका एक एग्जांपल दो, आपने देखा होगा जो हमारे डेली के दिन होते हैं, जो वीक के मंथ में जो डेज होते हैं, जो जून जुलाई अगस्त, मतलब देखो ये जून, ये जुलाई और अगस्त, इधर सितंबर और उधर मई, जो ये वाले जो महीने होते हैं इनके दिन बड़े होते हैं, इनके दिन बड़े होते हैं बजाय किसके, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में सबसे छोटे दिन होते हैं, क्योंकि जनवरी में अर्थ सन के ज़्यादा पास में होती है। ठीक है, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल, इनमें जो दिन हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लैनेट अर्थ सन के जितने ज़्यादा पास में होगा उतने ज़्यादा वो जल्दी ट्रेवल करेगा, और जितना दूर होगा उतना ही वो देरी से उस डिस्टेंस को कवर करेगा। इसीलिए जो ये वाला एरिया है वो बराबर होगा इस वाले एरिया के। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे हम अपना जो तीसरा लॉ है उसे पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय इट अराउंड द सन। मान के चलो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उस ऑर्बिट की आर है, जिसे हम रेडियस बोलते हैं, वो आर है, और कोई प्लैनेट यहाँ से चल के वापस इसी पॉइंट पर आने में टी समय ले रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जो उसकी रेडियस है उसका क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर, जो रेडियस है उसका क्यूब बराबर होगा जो टाइम ले रहा है उसके स्क्वायर के। जो अर्थ की जो किसी प्लैनेट की रेडियस है सन से, वो उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो वो टाइम ले रहा है उस सन के चारों तरफ उसके। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा कि वो बराबर होगा टाइम के स्क्वायर के। अगर हम आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर करें तो किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, वेयर आर इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द सन अराउंड द अर्थ। आर क्या था, मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड टी इज द टाइम ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा आपके। ठीक है, तो ये थे केपलर्स के तीनों लॉ। आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या था, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब जब हम किसी बॉल को थोड़ा ऊंचाई से गिराते हैं तो क्या होता है, बॉल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर की तरफ जा रही है, क्यों, क्योंकि अर्थ उस बॉल को अपने फोर्स की वजह से, इसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं या फिर जो ग्रेविटी बोल रहे हैं, उसकी वजह से वो नीचे की तरफ आ रही होती है। ठीक है, देखो, द प्लैनेट ऑफ द फॉलिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड द अर्थ under the gravitational force of the earth with no other force acting on it is called the free fall, and such a body is called falling freely body, freely falling body। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ फेंका जाता है किसी एक पर्टिकुलर हाइट से, तो अर्थ उसे अपनी तरफ एक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करती है, इसको हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, किसका, अर्थ का। ठीक है, और जब वो बॉल नीचे की तरफ आ रही होती है तो केवल और केवल एक ही फोर्स लगता है उस पर, वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, आगे, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है उस पर जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है, वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, कि वो केवल और केवल जो फोर्स लग रहा है उसी पे डिपेंड करेगा, चाहे ऑब्जेक्ट भारी हो चाहे ऑब्जेक्ट हल्की हो, तो मास पे ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ड्यूरिंग फ्री फॉल द हेवियर ऑब्जेक्ट द हेवियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज लाइटर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट इन द सेम रेट। फ्री फॉल जब होता है तो जो हेवियर ऑब्जेक्ट होती है वो भी और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होती है वो भी, दोनों को जो
जो दोनों का एक्सेलरेशन है वो सेम होता है, दोनों को धरती तक पहुंचने में सेम टाइम लगता है। आप किसी एक जो किसी पक्षी का पंख हो उसे और किसी और हैवी मैटर को जब लेके दोनों को एक साथ छोड़ोगे तो वो दोनों एक साथ पृथ्वी पर आएंगे। इसका कारण ये है कि जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट पर बराबर फोर्स लगाती है, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस, मतलब जो एयर है उसका फोर्स ना हो, मतलब एयर रेजिस्टेंस ना हो, एयर उसको ना रोक पाए, तब केवल और केवल वैक्यूम में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ड्रॉप ए फेदर और ए सॉलिड फ्रॉम ए हाइट, द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस बोथ आर रीच्ड ऑन ग्राउंड साइमल्टेनियसली। जब किसी फेदर को या किसी सॉलिड को अर्थ की तरफ फेंका जाएगा, छोड़ा जाएगा, तो वो दोनों एक साथ धरती पर गिरेंगे। कब? जब एयर रेजिस्टेंस ना हो तब। ठीक है, ये था फ्री फॉल। आगे जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, देखो हमने क्या बताया, मैं ग्रेविटी बताया आपको। ग्रेविटी क्या होती है कि जिस फोर्स की वजह से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या है? जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है। ऐसे ही जिस वेलोसिटी जो चेंज हो रही है अर्थ की तरफ आने में, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। किसका? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, जब ऑब्जेक्ट को किसी ज़्यादा हाइट से, कुछ हाइट से गिराया जाता है, ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट बाय द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ एंड दिस एक्सेलरेशन इज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ा जाता है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और वो किस पर डिपेंड नहीं करता? वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। जो भी एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से, इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसको? ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर जी, मतलब स्मॉल जी जो होता है उससे डिनोट किया जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली, जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ा जाता है किसी हाइट से, इट फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशन की वैल्यू बताई थी 6.67 इंटू 10⁻11। ऐसे ही जो स्मॉल जी है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करूँ इसकी यूनिट की, यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड क्यों आई? क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, हर एक सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है। And when its body is thrown vertically downward, it undergoes a retardation of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वहाँ पर -9.8 का फोर्स लगता है, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। किसी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, अगर जिस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, अगर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अगर उसके अपोजिट ऑब्जेक्ट मूव करे तो वहाँ पे रिटार्डेशन होता है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जैसे ये है कि टाइम क्या लिया? 0 सेकंड का, तो डिस्टेंस क्या कवर किया? 0 मीटर का। ठीक है, पहले सेकंड में वो क्या था? ये 4.9 है, ये 9.8 मीटर है। ठीक है, दूसरे सेकंड में 19.6 हो गया, तीसरे सेकंड में 44.1 हो गया, चौथे सेकंड में 78.4 हो गया और पाँचवें सेकंड में 123 मीटर। मतलब हर एक सेकंड में 9.8 ऐड होता चला जाता है। ठीक है, जब कब तक? और उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कब होती है? जब उसे छोड़ा जाता है तब। और मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब अर्थ पर पहुंचने वाला होता है उससे जस्ट पहले, तो उसकी एक्सेलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है भाई, ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आगे अगर हम बात करें
कि उसमें वेरिएशन कहाँ आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन कहाँ आता है जी में। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी इज नॉट कॉन्स्टेंट ऑल द प्लेसेज ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि जो वैल्यू है जी की वो हर एक प्लेस पे सेम नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट द पोल्स ऑल प्लेसेज ऑफ द सरफेस एंड नॉट ऑट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, सो इट वैल्यू इज जी वेरी विद लैटिट्यूड। देखो ये है अर्थ का पोलर एक्सिस, ये है इक्वेटोरियल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, या फिर यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है अर्थ के सेंटर से, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है। इसका मतलब ये है कि जो जी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी कहाँ पे, पोल्स पे मैक्सिमम बोले, या फिर जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो होगी पोल्स पे, लेकिन जी की जो कम वैल्यू होनी है वो होती है इक्वेटर्स पे। ठीक है, इक्वेटर्स मतलब जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली यहाँ से अर्थ के सेंटर से। ठीक है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे वैल्यू ऑफ जी घटती जाएगी, और जैसे जैसे रेडियस घटती जाएगी ऐसे ऐसे रेडियस जो वैल्यू ऑफ जी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब बात करें कि अगर हम अर्थ के सरफेस पे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी, जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सेंटर पे होती है, अर्थ के सेंटर पे होती है, जो इसकी इसकी जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा सेंटर पे होती है, लेकिन जो अर्थ सरफेस है उस पर होती है। लेकिन जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं या अर्थ सरफेस के नीचे जाएं तो वैल्यू में जो वैल्यू ऑफ जी है उसमें क्या डिफरेंस आएगा। देखो भाई, जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी अर्थ उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। और जैसे ही हम अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं, तो गड्ढे में जाते हैं, मतलब इतना गहरा गड्ढा हो जाता है कि वहाँ पर जाकर अर्थ की जो ग्रेविटेशन नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।